चलिए, तो आज जैसा कि मैंने कहा कि हम एक नई डिश लेके आपके साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो नई डिश का तात्पर्य क्या है, थोड़ा-सा क्लास को एंटरटेनिंग रूप से थोड़ा-सा स्टार्ट किया जाता है। क्या है, हम लोग है ना, नई रे कर दिया सर। हम लोग क्या है, अ, शहरों में देखिएगा फ्लैट्स बहुत सारे, मतलब बड़े-बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, बड़ी-सी ज़मीन लेके, बहुत सारे बड़ी-सी ज़मीन लेके बहुत ज़्यादा ज़मीन पे नए-नए फ्लैट्स बना देते हैं और वहाँ पे नीडेड जो होते हैं, नीडी पर्सन, वो क्या करते हैं, वहाँ पे फ्लैट खरीदते हैं और वहाँ पे जाके रहते हैं। कोई एक-दूसरे को नहीं जानता है। हम लोग भी वही, ये जो प्लेटफ़ॉर्म है ना, ये बड़े कॉन्ट्रैक्टर जो है उसका एक वैसी रेसिडेंसी है, फिज़िकल एजुकेशन रेसिडेंसी, जहाँ पे हम लोग सब लोग नए-नए रहने आए हैं और हम वो पड़ोसी हैं, जो नई-नई डिश के बहाने आप लोगों से मिलने आते हैं। ठीक है? तो आज की डिश है स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स एंड किनेसियोलॉजी। ठीक है? उम्मीद करते हैं आज की डिश टेस्टी होगी। चलिए, वेरी गुड इवनिंग, और आज की संध्या को शुभ बनाते हुए निकलते हैं सब्जेक्ट की तरफ। टॉपिक है किनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स। वैसे अभी तक हमने एकदम साइंटिफिक सब्जेक्ट लेके हम चल रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन का तो बेस ही है सिस्टम और साइंस, सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक। तो इस सिस्टमैटिक और साइंटिफिक पिलर्स को लेते हुए सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, और इसमें हमारा नेक्स्ट पिलर है बायोमैकेनिक्स एंड किनेसियोलॉजी। थोड़ा-सा सामने ओर से कुछ चाहूँगी पता चले कि स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स और किनेसियोलॉजी के बारे में क्या कांसेप्ट है, क्या हम समझते हैं नॉर्मली। एनीबॉडी एल्स? एनीथिंग एल्स? कोई भी और कुछ भी। चलिए, स्पीक अप। टू ए कन्वर्सेशन आर मोर इफेक्टिव कन्वर्सेशंस ना। मैं डेली बोलती हूँ और आज भी बोल रही हूँ, यू ऑल आर फ्री टू यूज योर माइक। कम ऑन, यूज द फैसिलिटी यू हैव। वेरी गुड इवनिंग शालिनी जी। यस, वेरी गुड, गुड, परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल। हमको वांछित उत्तर मिला है, वांटेड रिजल्ट मिला है, जो हम चाह रहे थे कहने का मतलब, अगर ये साइंस है मतलब ये फैक्ट है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट को आगे लेके चलते हैं कि किनेसियोलॉजी क्या है। किनेसियोलॉजी थोड़ा-सा एग्जाम के पर्पस से बता देती हूँ कि ग्रीक वर्ड है। ये पूछा गया है, और जो ग्रीक मेनली इसका ओरिजिन है वो है केनेसिस, है ना? तो ये 2 चीज़ें हैं वो एग्जाम में पूछी जाती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये केनेसिस और लॉगस से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है ह्यूमन मूवमेंट्स, है ना? ह्यूमन मूवमेंट्स जो बॉडी में होते हैं, उसका अध्ययन करना। ह्यूमन मूवमेंट्स की जो साइंटिफिक स्टडी होती है वो किनेसियोलॉजी कहलाती है। एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में और एकदम अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में, है ना? ह्यूमन बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, है ना? वो उसकी स्टडी जो करते हैं, साइंस में ना सबकी स्टडी ही करते हैं और सबका एक-एक नाम दे दिया गया है। इतने सारे इंडिविजुअल्स खड़े कर दिए गए ना स्टडी के बेसिस पे, कभी-कभी ये हमारा दिमाग खराब करते हैं। कोई बात नहीं, दिमाग खराब करने से क्या होगा, पढ़ लेते हैं। तो ये जो इतने सारे इंडिविजुअल्स खड़े हैं, उसमें में वन ऑफ द इंडिविजुअल है किनेसियोलॉजी, जो है ह्यूमन बॉडी में जो भी मूवमेंट्स होते हैं, उनकी जो स्टडी की जाती है वो क्या कहलाती है, किनेसियोलॉजी। वहीं पर इसका एक और भाई है, उसके भाई का नाम है बायोमैकेनिक्स। तो अगर मूवमेंट होता है बॉडी में, तो मूवमेंट का कॉज़ भी पता होगा। तो रिसर्चर जिन्होंने रिसर्च किया था, या जो हमारे फोर फादर्स थे, जिन्होंने भी इनका प्रोडक्शन किया है, तो उन्होंने क्या किया, अगर बॉडी में मूवमेंट होता है, पहले तो दिखा, व्यक्ति क्या है ना, जितनी भी चीज़ें दृश्य होती है ना, उसी पे मेहनत करता है। लोग सजाते क्या हैं, जो चीज़ें दिखती हैं। अलमीरा का कवर सजाएँगे, लेकिन अंदर भले पूरा भर देंगे, इस तरह से रोल करके। तो वही क्या है कि जो मूवमेंट दिखे, तो पहले उसी की स्टडी की गई। बाद में कॉज़ में दिमाग लगाया गया कि मूवमेंट हो क्यों रहा है। तो पहले किनेसियोलॉजी आया और फिर बायोमैकेनिक्स की स्टडी की गई है ना? किनेसियोलॉजी जो स्टडी मूवमेंट्स की स्टडी की जाती है, लेकिन जब किस कारण से मूवमेंट हो रहे हैं, जब उसकी स्टडी की जाती है, तो पता चलता है वहाँ पे एक और व्यक्ति खड़ा है, एक और इंडिविजुअल है, उसका नाम है फोर्स, और उसको भी इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट है। अब फोर्स जो है वो भी 2 प्रकार का होता है। अब चूँकि मनुष्य है
और मनुष्य को मान लीजिए एक इंडिविजुअल जो ह्यूमन होता है ना, उसको एक बॉक्स मान लीजिए। बॉक्स के अंदर में वो जो आयरन बॉल्स होती है ना, छर्रा जिसको बोलते हैं नॉर्मल हम लोग की छत्तीसगढ़ की लैंग्वेज में, बॉल्स, आयरन बॉल्स है ना। तो मान लीजिए एक बॉक्स है और उसके अंदर में आयरन बॉल्स भरा है और बाहर में कोई मैग्नेट है। आपने अगर बॉक्स के पास मैग्नेट को ले गया तो वो आयरन बॉल्स क्या करेंगी, मूवमेंट करेंगी। सेम एज द ह्यूमन बॉडी के साथ में एक एक्शन होता है जिसको इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस के नाम से जाना जाता है। बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक्शन या फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। सेम एज एनवायरमेंट या सराउंडिंग्स में तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो बॉडी में इन दोनों का असर होता है जिसकी वजह से शरीर जो है गति करता है। तो इन दोनों फोर्सेस का जब अध्ययन किया जाता है कि ये क्यों करते हैं, क्या करते हैं और कब करते हैं, तो ये जो अध्ययन होता है या ये जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है, बायोमैकेनिक्स। किनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स में किसी को कोई डाउट? क्विक आंसर यदि है तो, और बाकी आप लोग साइलेंट है तो मैं समझ ही जाऊंगी कि कोई डाउट नहीं है ना। एक बहुत कॉमन लैंग्वेज है ये। एक्चुअली में वो दो भूत और प्रेत है ना जिनको देख के हम दूर से ही डर जाते हैं। देख लिया न्यूटन का लॉ, देख लिया लीवर, सिलेबस में देख लिया टाइप ऑफ जॉइंट। खैर टाइप ऑफ जॉइंट तो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं, मेन रहता है इसमें एक्सिस एंड प्लेन्स। दो तीन ऐसे टॉपिक है ना जो पीपल के पेड़ में बैठी हुई चुड़ैल के बालों के जैसे हमको फील होता है कि अरे बाप रे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसे ही पत्ते हैं जो पीपल के पेड़ में लटके हुए रहते हैं, वैसे ही समझ लीजिए कि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और पढ़ने से सब आसान हो जाता है। तो हम पीपल की उसी चुड़ैल को थोड़ा सा नॉर्मल धरती पे लाते हुए टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं। ये बहुत नॉर्मल से टॉपिक है जिनको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। हो गया। वो पढ़ लिया बायोमैकेनिक्स और किनेसियोलॉजी के बारे में, मतलब हमने किनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स से इंटरेक्शन कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं कि स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स और स्पोर्ट्स किनेसियोलॉजी क्या होता है। मतलब ये दोनों चीजें एक साथ चलती है, बिकॉज जब तक कोई कॉज नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा। बिना फोर्स के कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो ये दोनों क्या है ना, स्टक रहती हैं, एक दूसरे से सटी हुई रहती हैं। एक दूसरे के बिना कोई काम नहीं होता है, ये रेसिप्रोकल होती हैं। एक के बिना दूसरा वर्क नहीं कर सकता और दूसरे के बिना पहला वाला जो फोर्स है ना, अगर फोर्स नहीं लगेगा तो एक्शन नहीं होगा, लेकिन एक्शन कब होगा, जब फोर्स होगा। दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट है, रेसिप्रोकल है। दोनों के बिना एक दूसरे का कोई वजूद तो है, लेकिन क्या है, कोई एक्शन नहीं होगा, हमको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, हमको कोई फाइंडिंग्स नहीं मिलेंगी, है ना। तो स्पोर्ट्स में जैसा कि शालिनी ने बताया, बहुत सही बताया, ह्यूमन बॉडी के जो मूवमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उसका जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है, किनेसियोलॉजी। सेम एज स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में जो स्पोर्ट्स मूवमेंट होते हैं या जो मूवमेंट्स होते हैं रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, है ना, उनका अध्ययन क्या कहलाता है, स्पोर्ट्स बाय उनका अध्ययन किनेसियोलॉजी। और उन मूवमेंट्स का, मूवमेंट्स क्यों होते हैं, हमको मेनली उसके फैक्टर्स का एनालिसिस करना पड़ता है कि अगर हमने यहाँ से इंटरनल फोर्स इतने डिग्री एंगल पे लगाया तो जो ऑब्जेक्ट हम थ्रो कर रहे हैं वो इतना अच्छा पैराबोला बना के रिजल्टेंट डिस्टेंस पे जाके लैंड करेगा। ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, हम एक ट्रेन की पटरी बना रहे हैं जिससे चल के हमको दूसरे स्टेशन तक जाना है। तो ये हमारा ट्रेन का कंसेप्ट क्या है कि साइंटिफिक स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स में उन एक्शंस को या उन फोर्सेस को स्टडी की जाती है जो स्पोर्ट्स में वांटेड रिजल्ट के लिए मूवमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स वांटेड रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाले एक्शंस के कॉज, फैक्टर्स, फोर्सेस की अध्ययन होता है। ठीक है, तो इनकी जो स्टडी होती है वो स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स कहलाती है। ठीक, ऐसे जो सेंटेंस था वैसे से घूम तो नहीं गया? नॉर्मल है, हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें किसी को डाउट है ना तो प्लीज लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। यस, विजय जी। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा स्पीड को नियंत्रित करते हुए, स्पोर्ट्स बाय मैकेनिक्स ना। कोई बात नहीं, मेरे एग्जाम्पल शायद ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए, मैं थोड़ा सा थियरी में कंसंट्रेट करती हूँ, अपने लैंग्वेज अपने वर्ड्स को ना थियरी की तरफ ज्यादा कंसंट्रेट करती हूँ। ठीक है, तो सेंट्रलाइज अपनी थियरी की तरफ करते हुए वर्ड्स को देखिए। स्पोर्ट्स बाय मैकेनिक्स क्या है,
फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के फील्ड में हम जो वांछित परिणाम चाहते हैं या जो हम वांटेड रिजल्ट चाहते हैं उसके लिए हम एक्शन करते हैं, ठीक है? और उस एक्शन को प्रोड्यूस करने वाले जो फोर्सेस हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है या जो फोर्सेस एक्ट करते हैं या जो फोर्सेस यूज होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स। ठीक, एक बार सीधे एक लाइन में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में वांटेड रिजल्ट प्रोवाइड कराने के लिए जो एक्शन होता है उसके लिए जो आवश्यक फोर्सेस होते हैं उनका अध्ययन करना स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स कहलाता है। क्लियर हुआ विजय जी? हाँ ठीक है, ओके ओके। चलिए, तो अब चूंकि फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में क्या होता है ये तो हमने देख लिया कि स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स क्या होता है, लेकिन क्यों जरूरी है इनकी स्टडी करना? जैसे मेडिकल साइंस में तो बहुत सारे ट्रीटमेंट, क्योर, मूवमेंट्स की मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए उनकी तो स्टडी ही होती है, पूरी ह्यूमन बॉडी को ऑपरेट करना है ना, तो मेडिकेशन में या मेडिकल साइंस में इसकी नीड होती है। फिजिकल एजुकेशन फील्ड में इसकी क्या नीड है? बहुत इजी है, अगर आप स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स समझ गए तो हम इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अ, हमारे पास 7 पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर एक एक भी हम इम्पोर्टेंस डिस्कस करते हैं ना तो 7 पॉइंट्स आप में से ही निकल के आ जाएंगे, है ना? तो चलिए, जिनके माइंड में भी जो भी इम्पोर्टेंस आ रहा होगा इसका ना, तो फटाफट से एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए बताइए। परफेक्ट। टू एनालाइज, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। टू एनालाइज द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, फर्स्ट, सेकंड, हम फिजिकल एजुकेशन रेसिडेंसी के वो पड़ोसी हैं जो सबके घर में जाएंगे, है ना? तो रमेश कुमार के घर चले गए, अब अर्चना जी माइक ऑन कीजिए और बोलिए। बहुत अच्छे, आ जाते हैं अजय जी। कोई बात नहीं, लग रहा है इनका दरवाजा बंद है। रविंद्र कुमार, बताएं। ये तो अपना घर घर ही छोड़ के चले गए, कोई बात नहीं। विजय जी, इंपॉर्टेंस बताएं स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स और किनेसियोलॉजी का फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में। ठीक है जी। शालिनी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स है ना, हमारे फैमिली के मेंबर्स कम होते जा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस है सबसे पहला क्या है? इम्प्रूवमेंट के लिए, किसके इम्प्रूवमेंट के लिए? परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है? परफॉर्मेंस में एनहेंसमेंट लाने के लिए मूवमेंट्स को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया? एनालाइजिंग। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए एनालाइज करना, और इन दोनों चीजों के लिए क्या जरूरी होती है? बायोमैकेनिक्स की जरूरत पड़ती है। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन वाली बात है क्या? एक्सप्लेन करना है क्या, या हम पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट जो है उसको पॉइंट आउट करते चले? कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि इतनी तो अंडरस्टेबल चीज है, और अगर कहीं पे भी आपको डाउट होता है या कहीं पे भी पॉइंट में नहीं समझ में आता है ना, तो प्लीज लेट मी नो, ओके? तो परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट हो गया, एनहेंसमेंट परफॉर्मेंस एनालाइज हो गया। तीसरा है एनहेंसमेंट इन टेक्निक्स। हमारे हमको फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में क्या जरूरत पड़ती है अच्छे परफॉर्मेंस के लिए? क्योंकि हम लो मतलब मिनिमम इनपुट लगा के मैक्सिमम आउटपुट की ट्राई करते हैं, तो उसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है? टेक्निक, ठीक है?
तो टेक्निक्स को एनालाइज करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए, नई टेक्निक्स को इम्प्रूव करने के लिए या नई टेक्निक्स को लाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? बायोमैकेनिक्स की जरूरत पड़ती है। आगे है सेफ्टी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। हमने टेक्निक्स तो डेवलप कर लिए, लेकिन वो टेक्निक्स अगर हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो रहे हैं या उन टेक्निक्स का रिजल्ट हमारे लिए हार्मफुल हो रहा है, तो हमको क्या करना है? ऐसे इक्विपमेंट्स, इम्प्रूवमेंट तो करने, डेवलप तो करना ही है टेक्निक्स, लेकिन टेक्निक्स के साथ हमको ऐसे इक्विपमेंट्स डेवलप करने पड़ेंगे जो हमारे लिए सेफ्टी प्रोवाइड करे, जो हमें सेफ्टी प्रोवाइड करे। ठीक है, तो सेफ्टी प्रोवाइड करने वाले टेक्निक्स इक्विपमेंट्स का इम्प्रूव करने के लिए भी हमको क्या जरूरत पड़ती है? स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स की जरूरत पड़ती है। डायग्नोसिस ऑफ परफॉर्मेंस फैक्टर, परफॉर्मेंस को बढ़ाने वाले प्लस परफॉर्मेंस को कम करने वाले या परफॉर्मेंस में बैरियर जो भी टेक्निक्स होती हैं या जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको हमको क्या करना होता है? आइडेंटिफाई करना होता है प्लस ट्रीट करना होता है। तो आइडेंटिफाई और ट्रीटमेंट दोनों जब करना होता है ना, तब ये जो प्रोसेस होता है वो डायग्नोसिस कहलाता है। तो डायग्नोसिस ऑफ द परफॉर्मेंस फैक्टर, ठीक है, डिक्रीज करने वाले भी और इंक्रीज करने वाले, ताकि इंक्रीज करने वाले फैक्टर्स को हम अच्छे से और इम्प्रूव कर पाए और डिक्रीज करने वाले फैक्टर को हम लो कर पाए या मिनिमाइज कर पाए। प्रिवेंशन रेमेडीज, जैसा कि कहा कि इंजरी प्रिवेंशन के लिए अगर एक बॉलर बॉलिंग कर रहा है और बॉलिंग करते टाइम उसका जो रेयर लेग है वो फॉलो थ्रू के टाइम पे स्लिप हो जाता है, मतलब उसकी अपर बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है और सामने की तरफ वो गिर जाता है। तो हमको क्या करना है? इस मूवमेंट में जो प्रॉब्लम आई है, जहां पर भी डिफेक्शन हुआ है, उसको हमको क्या करना है? ट्रीट करना है या उसको हमको क्योर करना है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए, इंजरी प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं? उसके मूवमेंट को एनालाइज करते हैं, उस फैक्टर को एनालाइज करते हैं जो कहीं पर कम हो गया या कोई एक फैक्टर ज्यादा हो गया। तो जब ये फैक्टर कम या ज्यादा, सॉरी, तो जब ये फैक्टर कम या ज्यादा होता है या जो फोर्सेस हैं वो इम्बैलेंस होते हैं, तो क्या होता है? इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमें इन फैक्टर्स को कंट्रोल करना होता है, इसीलिए स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में इवेल्युएट करने के लिए परफॉर्मेंस को बहुत जरूरी है। एनालाइज करना तो ठीक है, हमने उसको एनालाइज करना किया, लेकिन हम क्या करते हैं? उसको इवेल्युएट भी करते हैं। इसमें फॉर्मेटिव और समेटिव दो टाइप के इवेल्युएशन होते हैं। फॉर्मेटिव मतलब ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एंड समेटिव मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। ठीक है, ये दोनों इवैल्यूएशन हम करते हैं ताकि हम क्या कर सकें? अच्छे परफॉर्मेंस को गेन कर सकें। और क्या? इफेक्टिव यूज ऑफ यूनिवर्सल लॉज एंड प्रिंसिपल। हम जानते हैं कि न्यूटन के 3 लॉज हैं। तीनों लॉज को एक स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर, एक एथलीट की ट्रेनिंग को वेरी इफेक्टिव बनाने के लिए जब हम यूज करते हैं, तब वहां पर हमको क्या जरूरत पड़ती है? स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ठीक है, तो स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स का इंपॉर्टेंस हो गया इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वैसे हमको पढ़ना मोशन चाहिए यहाँ पर, लेकिन क्या करना है? हम अगर मोशन पढ़ेंगे अभी तो मोशन में बहुत लंबा टॉपिक है। इससे पहले हम बायोमैकेनिक्स के छोटे टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं और फिर हम पूरा दो सेशन ले सकते हैं मोशन के ऊपर। ठीक है, तो फॉर अ मोमेंट अभी हम मोशन को स्किप कर रहे हैं। चलिए आ जाते हैं फंडामेंटल मूवमेंट्स पे, है ना। बॉडी में फंडामेंटल मूवमेंट्स, ये बेसिक मूवमेंट्स है जो नॉर्मली हम करते ही रहते हैं, लेकिन जब पढ़ने की बारी आती है ना, तो मूवमेंट करने के बाद, समझने के बाद भी हम दोनों के कंसेप्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। लेट्स जस्ट क्लियर दैट ऑल मूवमेंट्स वी हैव डन और वी हैव ऑलवेज यूज। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से आप में से बताएं। चलिए बताएं, डिस्कस करते हैं फंडामेंटल मूवमेंट शुरू से। बताइए जो भी मूवमेंट्स आपको याद है, नाम बताइए। पहले नाम देख लेते हैं और उसके बाद हम क्या कर लेंगे? एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। ठीक है, जरूर। हम्म, ओके। रमेश, इट्स नॉट हाइपरटेंशन, इट इज हाइपर एक्सटेंशन। ओके, आगे। हम्म, ओके। इलेवेशन। अच्छा ठीक है, तो डिस्कशन यहीं पे थोड़ा सा पॉज करते हुए आगे चलते हैं और सीधे लिस्ट आउट करते हैं सारे फंडामेंटल मूवमेंट्स को। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मैं सिर्फ नाम बताती हूँ, कोई भी ऐसा नाम नहीं होगा जिस जो आप लोगों ने पहले नहीं सुना होगा। ठीक है,
सबसे इसका बेसिक कंसेप्ट है ना, सारे जो मूवमेंट्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं। अगर फ्लेक्शन है तो एक्सटेंशन भी होगा, और ज्यादा एक्सटेंड कर देंगे तो हाइपर एक्सटेंशन होगा। ठीक है, ये सारे आपस में बंधे हुए हैं। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द नेम्स ऑफ द फंडामेंटल मूवमेंट्स। इट इज फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, ठीक है, एडक्शन, एबडक्शन, देन रोटेशन एंड सर्कमडक्शन। ओके, अ काइंड ऑफ मूवमेंट जो हम बहुत नॉर्मली यूज करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सुपाइनेशन और प्रोनेशन। ठीक है, सुपाइनेशन प्रोनेशन के बाद हम देख लेते हैं इलेवेशन, डिप्रेशन, और क्या है, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, इवर्जन, इनवर्जन, और प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन। इसको छोड़ के बॉडी में और भी कोई नया मूवमेंट नहीं होता है। कोई ऐसा नाम जो आपने नहीं सुना था? अगर हम फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में हैं तो ऐसा कोई ही नहीं है जो इतने नामों से अपरिचित होगा, है ना। सबका लगभग लगभग इंट्रोडक्शन हो ही गया होता है। तो देखते हैं इनके बारे में कि ये लोग क्या क्या करते हैं, है ना। तो फ्लेक्शन क्या है, आपके जॉइंट्स में, आपके बॉडी के जॉइंट्स में जहां पे भी जॉइंट्स के बीच के कोण में कमी आएगी, एंगल बिटवीन द जॉइंट्स जब कभी भी डिक्रीज होगा, तो वो मूवमेंट क्या कहलाएगा, फ्लेक्शन। लेट्स जस्ट एन एग्जांपल ऑफ एल्बो जॉइंट। आपके एल्बो में दोनों बोन्स के बीच में जॉइंट होता है, और जॉइंट्स के बीच की जब भी जो एंगल है वो रिड्यूस होगी तो वो क्या कहलाएगा, फ्लेक्शन। अगर ये जो जॉइंट है और इसके बीच का जो एंगल है ये इंक्रीज होगा तो ये क्या कहलाएगा, एक्सटेंशन। फ्लैक्स करना मतलब मोड़ देना या पास ले आना। ठीक है, पास ले आना दूसरा है, मोड़ देना वो क्या कहलाता है, फ्लेक्शन। एक्सटेंड कर देना मतलब फैला देना, इट इज एक्सटेंशन। एक वर्ड हमने सुना है एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन वो पोजीशन होती है जो बॉडी के थ्रू डिसाइड कर दी गई होती है। अगर बॉडी के थ्रू डिसाइड कर दी गई है कि हम जब भी पालथी मार के बैठते हैं ना, तो हमारा जो घुटना है ना वो इंटीरियर बॉडी की तरफ होता है, मतलब फेस की ओर होता है, जो हमारी नी है वो सामने होती है। किसी को भी देखे हैं पालथी मारने के टाइम पे पैर जो है पीठ की तरफ हो? ऐसा तो भूत वूत में भी नहीं दिखाते हैं, उनके सिर्फ पैर उल्टे दिखाते हैं। तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन है कि जब भी आप पालथी मार के बैठेंगे सिटिंग पोजीशन पे, तो आपकी जो नी है वो आपके फेस की ओर होगी। ठीक है, तो इसे एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। तो इसमें एनाटॉमिकल पोजीशन मैंने इसलिए बताया क्योंकि हाइपर एक्सटेंशन वाले जो एक मिसकंसेप्ट है ना, बोला ऐसा जाता है कि हाइपर एक्सटेंशन क्या होता है, जब कोई भी बॉडी का जो जॉइंट है वो अगर 180 डिग्री के पार चला गया तो वो उसका हाइपर एक्सटेंशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, ये है मेरा पाम, ये हो गया फ्लेक्शन, ये हो गया एक्सटेंशन। अगर मैं मेजर करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा, इट इज स्ट्रेट एंगल। ठीक है, और मेरे हाथ तो नॉर्मली इतना भी मुड़ता है। ठीक, ये हाइपर एक्सटेंशन होगा क्या? नहीं। ये क्या होगा? हाँ, वेरी गुड। ये हाइपर एक्सटेंशन नहीं होगा क्योंकि ये तो इतना तो इसका एनाटॉमिकल पोजीशन ही है। बॉडी खुद हमारी रिस्ट को इतना अलाउ किया है कि एनाटॉमिकल पोजीशन में इतना मूव कर सकता है। ठीक है, अगर कई लोगों का जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, कई लोगों की वो बहुत ब्रिलियंट होती है, तो वो क्या करते हैं, ये जो थंब है ना उसको यहाँ टच करते हैं, या जो ये फिंगर है उसको यहाँ टच करते हैं, थोड़ा इस टाइप के जो कारनामे करते हैं ना, वो हाइपर एक्सटेंशन कहलाता है। बिकॉज जो एनाटॉमिकल पोजीशन है इससे उनकी रिस्ट ज्यादा एक्सटेंड होती है ऑपोजिट साइड में। ठीक है, या इसको फ्लेक्शन भी बोलते अगर ये कॉमन होता। ठीक है, फ्लेक्शन इसको बोलते हैं क्योंकि जॉइंट तो कम हो रहा है, लेकिन ये कॉमन नहीं है। ये एनाटॉमिकल पोजीशन जो है रिस्ट को बैक साइड में ऊपर जो है टच करने के लिए अलाउ नहीं करता है, परमिशन नहीं देता, इसीलिए क्या होगा, ये हाइपर एक्सटेंशन। अपॉलजीज फॉर द ये डिफिकल्टी एंड द डिस्टरबेंस, सॉरी सॉरी। ओके, तो क्या कहाँ थे हम, एनाटॉमिकल पोजीशन में। जहां पे भी एनाटॉमिकल पोजीशन या जहां से मूवमेंट एक्स्ट्रा करना बॉडी अलाउ नहीं करता है वो एनाटॉमिकल पोजीशन कहलाता है, और उससे ज्यादा जब कोई बॉडी जो है मूव कर लेती है, बॉडी का जो पार्ट है वो मूव कर लेता है, तो वो क्या कहलाता है, हाइपर एक्सटेंशन। ये हो गया फ्लेक्शन, ये फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन। और अगर यहाँ पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत सुंदर होगी ना तो ये भी ऐसे पार हो जाएगी और आप अपने यहाँ को अपने बैक फिंगर से टच कर सकते हैं। ये क्या होगा, कारनामा।
ठीक है। लेकिन हाइपर एक्सटेंशन मोस्टली क्या होता है, जहाँ मोस्टली हाइपर एक्सटेंशन जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन हाइपर एक्सटेंशन में प्रेशर डालने की वजह से ही इंजरी होती है। ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। फिजिकल एजुकेशन के जितने भी, फिजिकल एजुकेशन तो खुद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, तो फिजिकल एजुकेशन में हम प्रैक्टिकल करते करते ना ज्यादा ही साइंटिस्ट हो जाते हैं और ज्यादा अपनी बॉडी को प्रेशराइज कर सकते हैं, जिसके रिजल्टेंट हमको रिटर्न गिफ्ट में क्या मिलता है, इंजरी और पेन। तो इसीलिए साइंस और सिस्टम दोनों को ध्यान में रख के प्रैक्टिकल में साइंटिस्ट बनना चाहिए हमको। ठीक है। तो फ्लेक्शन हो गया, एक्सटेंशन हो गया और हाइपर एक्सटेंशन हो गया। ये सारी जगह पे होती है। अगर सिर मैंने ये डाउनवर्ड किया, ये दोनों के बीच के एंगल डाउन हो गए, इट इज फ्लेक्शन। मेरा सिर सीधा है, इट इज एक्सटेंशन। ठीक है। अगर मैंने इसके बाद इसको उठाया तब इट इज एक्सटेंशन। और अगर मैं एनाटॉमिकल पोजीशन से पीछे अपने सिर को ज्यादा प्रेशराइज करती हूँ या वो चला जाता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, हाइपर एक्सटेंशन। बहुत सारे आसनाज हैं, हलासन है, जैसे जो आप देखिएगा कि सुपाइन पोजीशन, अच्छा सुपाइन तो मैंने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, पेट के बल लेट के जब आप अपने पैरों को पीछे से सामने ले आते हैं, ये इस तरह से मूवमेंट होता है। अगर आप ऐसे लेटे हैं और आपने अपने पैरों को उठा के सामने ले आए, बहुत सारे जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, वो क्या करते हैं, पैर उठा के सामने ले आते हैं। तो ऐसे जो आसनास होती है ना, तो उसमें लंबर रीजन में जो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इस टाइम पे क्या होता है, हाइपर एक्सटेंशन होता है। चलिए आगे चलते हैं एबडक्शन और एडक्शन की ओर। तो फिर एक जोड़े में दो भाई आ गए। इन दोनों भाइयों का काम क्या है, एक एक जो है थोड़ा नेगेटिव एनर्जी वाला है या एक थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी वाला है, सब को लोकली समझ सकते हैं। तो एबडक्ट होना मतलब पास आना या दूर जाना, बताइए जल्दी जल्दी। एबडक्ट होना मतलब क्या होता है? ठीक। और एडक्ट मतलब? ठीक है। तो एडीडी, एड एड मतलब जुड़ना। बॉडी के कोई भी पार्ट्स अगर अवे फ्रॉम द मिड लाइन जा रहे हैं, देखिए हर जो भी मूवमेंट है ना उसके लिए एक जो स्टैंडर्ड है उसको डिसाइड कर दिया गया है। फ्लैक्शन, एक्सटेंशन और हाइपर हाइपर एक्सटेंशन के लिए स्टैंडर्ड लाइन क्या है? मिड वो क्या कहा था मैंने अभी, एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन से जहां पे भी कम होगा फ्लैक्शन, एनाटॉमिकल पोजीशन में होगा एक्सटेंशन, और एनाटॉमिकल पोजीशन से ज्यादा होगा तो हाइपर एक्सटेंशन। वैसे ही एडक्शन और एबडक्शन के लिए स्टैंडर्ड लाइन क्या है? मिड लाइन ऑफ द बॉडी। बॉडी में आप एक डॉटेड इमेजिनरी मिड लाइन इमेजिन कर लीजिए। अगर यहाँ से आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं दूर जा रहे हैं तो वो एबडक्शन कहलाएगा। अगर वो सप्रेम पास आ जा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, एडक्शन। द मूवमेंट अवे फ्रॉम द बॉडी या अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, वो होगा एबडक्शन। एंड द मूवमेंट ऑफ द लिम्स या फिर मूवमेंट ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स मिड लाइन ऑफ द बॉडी, वापस आ जाना, मिड लाइन उनका घर है और क्या करते हैं वो अपने घर की तरफ वापस आ जाते हैं, तो ये मूवमेंट क्या कहलाता है, एडक्शन। ठीक है। आगे चलते हैं, रोटेशन। अच्छा, रोटेशन और सरकमडक्शन में ना बहुत कंफ्यूजन होता है। नॉर्मली हम एक्सरसाइज करते रहते हैं, वार्म अप करते रहते हैं, तो बोल देते हैं रोटेशन। कोई भी हाथ घुमा लिया, कोई भी मूवमेंट कर लिया, ठीक है, तो रोटेशन में मान लिया जिसने कहा है उसने, वो खुद गलत कर लेते हैं, और जो गलत कर रहे हैं वो तो गलत ही कर रहे हैं। तो थोड़ा सा रोटेशन और सरकमडक्शन में अगर डिस्कस कर लें, बताइए रोटेशन और सरकमडक्शन में क्या डिफरेंस है? जल्दी जल्दी जल्दी, आपकी तरफ से आंसर आएगा तो मैं उसको या तो हाँ बोलूंगी या तो करेक्ट करूंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बोलिए 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 बोलिए। यस अर्चना जी, आपका माइक ऑन हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं। परफेक्ट। व्हाट इज रोटेशन देन? शोल्डर में रोटेशन नहीं होता? आप अपनी शोल्डर को 360 डिग्री घुमा पाते हैं? आपने कहा 360 डिग्री, और वैसे कमर का जो वेस्ट फुल रोटेशन है वो अभी, हाँ 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 हाँ। ठीक। तो आधी बात मतलब
70-50-30 ऐसा कर करके ना दोनों लोगों ने, आप लोगों ने पूरी बात बता दी है कि रोटेशन और सर्कमडक्शन में क्या डिफरेंस है। तो जो एक लाइन की बात रमेश ने की, उस लाइन को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। अब कभी भी कोई पूछे ना तो फटाक से उसको टोकिएगा कि तुम रोटेशन ही सर्कमडक्शन कर रहे हो या तुम सर्कमडक्शन ही रोटेशन कर रहे हो। तो जो 360 डिग्री वाली बात थी ना, वो बहुत सही है। मैं वापस आपको बोल रही हूँ कि अपना साइकोलॉजिकल कंट्रोल को बहुत स्ट्रांग रखिए। जरूरी नहीं है मैंने वापस क्वेश्चन कर दिया तो आपका आंसर गलत है ना। तो इसको मैनिपुलेशन बोलते हैं, प्रेशर बनाना। रिसर्च में पढ़ाएंगे सर अभी। तो बैक टू द टॉपिक, रोटेशन क्या होता है? जब कोई भी बॉडी पार्ट एक लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अराउंड मूवमेंट करता है ना। ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, मान लीजिए लॉन्गिट्यूडिनल क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल है ना, जुड़ा हुआ है एक पॉइंट में। प्रॉक्सिमल और डिस्टल मैंने कल बताया था, अब ये इसमें काम आएगा। तो एक एंड से जब कोई बॉडी पार्ट जुड़ा हुआ है और उसके अराउंड मूवमेंट कर रहा है ना, लेकिन इसमें क्या है, एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट डिसाइडेड है। ये एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया, ये आगे का हो गया, ये पीछे का हो गया, सामने हो गया, ये पीछे हो गया, है ना। तो इसका जब पार्ट्स इंटीरियर और पोस्टीरियर डिसाइडेड होता है और ये एक लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अराउंड मूवमेंट करता है ना, तब इसको रोटेशन बोलते हैं। अब ये भी दो टाइप का होता है। अगर आप इंटीरियर पार्ट की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं तो इनवर्ड रोटेशन होगा, और अगर आप पोस्टीरियर पार्ट की ओर मूवमेंट कर रहे हैं तो ये आउटवर्ड रोटेशन होगा। ठीक। और सर्कमडक्शन की एकमात्र साधारण सी एक वाक्य में परिभाषा है कि जो भी 360 डिग्री अंश में गति करती है वो सर्कमडक्शन कहलाती है। ठीक, बस इतना सा ही डिफरेंस है। और अब अपने उत्तर के साथ में प्रबल खड़े रहिए कहीं पे भी कि इन दोनों में मात्र यही अंतर है। ओके, तो रोटेशन वो होता है जो कोई भी जो बॉडी पार्ट है वो एक लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अराउंड मूवमेंट करेगा तो वो होगा रोटेशन। ठीक है। और ये दो टाइप के होते हैं, इनवर्ड रोटेशन और आउटवर्ड रोटेशन। ठीक है। मिड लाइन की तरफ रोटेशन करेगा तो इनवर्ड रोटेशन, और मिड लाइन से अपोजिट साइड मूवमेंट करेगा तो वो आउटवर्ड रोटेशन। क्लियर। और सर्कमडक्शन ये है जो 360 डिग्री में सर्कुलर मूवमेंट करता है वो सर्कमडक्शन कहलाता है। सर्कमडक्शन रोटेशन का पायदान इतना ही है, दो ही सीढ़ियां। ठीक। हाँ, केवल शोल्डर में ही आप सर्कमडक्शन पॉसिबली कर सकते हैं। हाँ, वो रोटेशन ही है, उसमें आप सर्कमडक्शन नहीं कर सकते। आपकी एक मिड लाइन, हाँ, बॉडी की जो बेस ऑफ सपोर्ट होता है, बेस ऑफ सपोर्ट में आगे बताऊंगी। तो लॉन्गिट्यूडिनल जो या जो एक एक्सिस है ना जिसको एलओजी बोलते हैं, लाइन ऑफ ग्रेविटी, उसके अराउंड आपका शो वेस्ट जो मूव करता है वो क्या कहलाता है, पोस्टीरियर इंटीरियर पार्ट की ओर मूवमेंट करेगा तो इनवर्ड, और पोस्टीरियर पार्ट की ओर मूवमेंट करेगा तो आउटवर्ड। ठीक है। ओके, तो बहुत अच्छे रिस्पॉन्स के साथ हम थोड़ा उत्साहित होकर आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं सुपाइनेशन और प्रोनेशन। ये पता है ये दो ऐसे वर्ड है ना जिन्होंने मुझे मेरे बैचलर डिग्री के फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करके रखा था। तो मैंने इसको, सुपाइनेशन होता है मतलब पीठ के बल लेट जाना, और प्रोनेशन होता है पेट के बल लेट जाना। तो इसको आप लोग जैसे भी याद कर सकते हैं, मैंने तो याद किया था इसको, सुपाइनेशन मतलब सूत जा और प्रोनेशन मतलब पेट के बल लेट जा, है ना। तो ये क्या है, जिस भी लैंग्वेज में या जिस भी कंसेप्ट में आपको ये याद रहता है ना उसको आप याद कर लीजिए। अगर सुपाइनेशन मतलब पीठ के बल, है ना, तो पीठ के बल कैसा होता है, ऐसा होता है। हथेली की स्थिति ही सुपाइनेशन प्रोनेशन होती ना। सुपाइनेशन मतलब पेट के बल लेटना, तो ऐसा लेट गए तब तो सुपाइनेशन हो गया। अगर आपकी पाम की स्थिति पूछ ली, आपके पाम की जो है वो सिचुएशन पूछ लिया कि सुपाइन है या प्रोलाइन है, तो आप कैसे बताएंगे, हार्ड होता है ना ये। इसको मान लीजिए पीठ, इसको मान लीजिए बैक, तो ये क्या हो गया सुपाइनेशन, और सॉफ्ट होता है ये, अंदर की तरफ होता है ये, तो इसको मान लिया फ्रंट, है ना, तो ये क्या हो गया प्रोनेशन। ठीक है। तो प्रो सुपाइनेशन ये होता है और प्रोनेशन ये होता है, या इसको सुपाइन या इसको और प्रोलाइन ऐसा बोलते हैं। ठीक, ये दोनों मूवमेंट हो गए। ये फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं, मतलब बेसिक्स हैं जो बॉडी में होती ही होती हैं। चलिए आगे चलते हैं इनवर्जन और ई वर्जन की ओर।
अब इन वर्जन और ई वर्जन के बारे में आप लोग बताएंगे जल्दी। हाथ हिला लिया, गर्दन हिला ली, कमर हिला लिया, पाम हिला लिया, अब क्या पैर आप क्या मूवमेंट करेंगे, आ जाएंगे लोअर एक्सट्रीमिटी में। लेकिन अभी तक मैंने शोल्डर हिलाया, शोल्डर मूवमेंट किया, उसके बाद क्या मूवमेंट किया, रिस्ट। तो अब क्या करेंगे, चूंकि लेग तो हमारा वेस्ट रोटेशन हो गया है, तो अब कहाँ पर रोटेट करने जाएंगे, एंकल। तो जल्दी जल्दी बताइए कि ई वर्जन और इन वर्जन क्या होता है। आप अपने टो को सिंगली मूव कर सकते हैं, फिंगर्स के जैसे आपका पैर का टो काम करता है क्या, आई मीन आपके टोज काम करते हैं क्या। इसका एग्जैक्ट वर्ड होता है, चूंकि हम थोड़ा सा प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स में पढ़ रहे हैं ना, तो हमको टेक्निकली वर्ड यूज करना पड़ता है। तो जो रमेश ने कहा वो बहुत परफेक्ट था, सोल ऑफ द फुट, पैर का जो तला है, पैर के तलफ को जो तला है ना, पैर का सोल है, जो सोल ऑफ द फुट है, अगर हम उसको मिड लाइन टूवर्ड्स मिड लाइन ऑफ द बॉडी, अंदर की तरफ नहीं, अंदर और बाहर क्या होता है, अंदर और बाहर के लिए हमको बताना पड़ता है कि ये दरवाजा है, और दरवाजे से इस तरफ अंदर होता है और दरवाजे इस तरफ बाहर होता है। तो वो दरवाजा हमारी बॉडी के लिए क्या है, वो स्टैंडर्ड लाइन क्या है, मिड लाइन ऑफ द बॉडी। ठीक है। तो जब हम उस टर्मिनल टेक्निकल वर्ड को, जिसको सोल ऑफ द फुट बोल रहे हैं, किसके लिए, इवर्जन और इन्वर्जन के लिए, तो सोल ऑफ द फुट को टुवर्ड्स मिड लाइन जब हम मूव करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, इन्वर्जन। इन मतलब अंदर, टुवर्ड्स मिड लाइन। और जब आउटवर्ड मिड लाइन करते हैं, अवे फ्रॉम द मिड लाइन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, इवर्जन, है ना। तो दोनों को इजी रखने के लिए जिसने भी ये सारी चीजें बनाई है ना, उन्होंने हमारे लिए थोड़ा आसान कर दिया। इन ऐसे ऐसे वर्ड्स रखे हैं ना, प्रोन, सुपाइन, इन, ई, कि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, समझ जाए, है ना। हम लोग डर जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, डरते नहीं है, इसको क्या करते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं। तो फ्रेंडशिप कर लिया हमने, पता चला किससे, कि इनवर्जन और इन्वर्जन क्या होता है। तो इसी के साथ में अब चूंकि हमने अंदर और बाहर तो कर लिया, लेकिन एंकल क्या है, फ्री है ना मूव करने के लिए। तो वो क्या करेगा, सिर्फ दो ही मूवमेंट तो नहीं करेगा। अगर छोटे बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे नहीं, हम क्या करते थे बचपन में, छोटे थे, जैसे ही चेयर पे उचक के बैठ गए, तो छोटे थे उचक के मतलब नॉर्मली बैठ नहीं पाते थे जैसे बड़े लोग बैठते थे, और पैर नीचे रख के बढ़िया हत्थे पे हाथ रख के ऐसा बैठते थे चेयर में। अब हम तो बैठ नहीं पाते थे, क्या करते थे, किसी ने बैठा दिया चेयर पे, और क्या करते थे, खूब मजे से पैर हिलाते थे। और जब पैर इस तरह से ना हिल पाए तो क्या करते थे, ऐसा करते थे, है ना। बचपना कहीं नहीं जाता, मौका मिलते ही बाहर आ जाता है। तो जब हम बचपन में ऐसे ऐसे करते थे ना, उसी टाइम ने हमने बायोमैकेनिक्स को यूज करना शुरू कर दिया था, और आज हम क्या करते हैं, उससे फ्रेंडशिप कर रहे हैं, तो उसका नाम जान लेते हैं। तो इस मूवमेंट का नाम क्या है, जल्दी से बताएं, बहुत फ्रेंडली वर्ड है। यस यस यस, फास्ट। क्लैप फॉर यू, वेरी गुड। तो ये जो दो मूवमेंट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन। फ्लेक्शन ही क्यों, क्योंकि एंगल जो है वो डिक्रीज हो रहा है, किसकी परमिशन से, बॉडी के एनाटॉमिकल पोजीशन के परमिशन से, है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जो एंकल में जो एंगल है वो डिक्रीज होता है, तो उसको क्या कहते हैं, फ्लेक्शन ही कहते हैं। लेकिन प्लांटर फ्लेक्शन क्यों और डोर्सी फ्लेक्शन क्यों, अरे भाई अलग अलग टाइप का मूवमेंट है, तो दोनों में डिफरेंशिएशन होगा, इसीलिए दोनों को अलग अलग नाम दे दिया है। अब नाम ऐसा भी दिया है कि आपको सुविधा हो, आपको इजी हो। प्लांटर मतलब प्लांट लगाना, प्लांट की रूट कहाँ रहती है, जमीन के नीचे। तो जब पैर के एंगल का जो एंकल का जो एंगल है ना, वो डाउनवर्ड जाता है, या जो टोज हैं वो मूव करती हैं किधर, टूवर्ड्स द सरफेस, सरफेस की तरफ, जमीन की तरफ, नीचे की तरफ, तो वो फ्लैक्शन क्या कहलाता है, प्लांटर फ्लैक्शन कहलाता है। दरवाजे कहाँ होते हैं, दरवाजा कोई नीचे नहीं देखता, सब देखते हैं कि दरवाजा ऊपर है। तो डोरसी फ्लैक्शन जब टोज हमने अप कर दिए, या प्लांटर फ्लैक्शन के ऑपोजिट जब हमने अपने जो सोल ऑफ द फुट है, या एंकल का जो टो वाला एरिया है, उसको हमने अप कर दिया, अपवर्ड, तो वो क्या कहलाता है, डोरसी फ्लैक्शन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, क्लियर हुआ है तो जल्दी से हाँ बताएं, आगे बढ़ते हैं। मैं समझ जाऊं कि क्लियर हो गया।
अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आगे हमारे पास 4-5 और फंडामेंटल मूवमेंट्स बचे हैं बॉडी में। देखिए हम इतना सारा काम करते हैं, लेकिन सारे काम को क्या कर दिया गया है, लिस्ट आउट कर दिया गया है, मतलब बता दिया गया है कि आप इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। लिटरली हम इससे ज्यादा कुछ नहीं करते, हमको लगता बहुत है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। जितने भी काम होते हैं ना, जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, तो इसी के अंतर्गत होते हैं, इसी के आसपास होते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हमने क्या देख लिया, इवर्जन इन्वर्जन। अब देखते हैं प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो मुझे तो कंफ्यूजन था भाई, मैंने बहुत इधर उधर से पढ़ पढ़ के अपना कंफ्यूजन दूर किया है, लेकिन मुझे पता चल गया कि कंफ्यूजन कैसे दूर करते हैं ना, उस चीज का कंफ्यूजन कैसे दूर करना है। तो आप लोग बताएं कि रिट्रैक्शन और प्रोटेक्शन कहाँ होता है। क्या होता है वो मैं बताऊंगी, लेकिन कहाँ होता है ये बताइए। कमन 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 कमन। हाँ शालिनी जी, ये एक्चुअली में मूवमेंट जो होता है ना, वो स्कैपुला में होता है जी। और अर्चना अर्चना जय पात्रा जी, ठीक है। तो जो रिट्रैक्शन और प्रोट्रैक्शन का मूवमेंट है ना, वो दो जगह होता है। कई जगह बुक में लिखा रहता है जॉज में, ठीक है, और कई जगह लिखा रहता है स्कैपुला में, लेकिन ये मूवमेंट है ना, दोनों जगह होते हैं। प्रोट्रैक्शन मतलब प्रोटेक्ट करना। सामने आप बैठे हैं, अच्छा ग्राउंड का एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत सारे हम ही लोग में से भी, शायद एक टाइम पे हम भी बैचलर डिग्री में जब जाते थे, लोग वहाँ पे क्रिकेट का मैच चल रहा है, चूंकि हमारा स्पेशलाइजेशन क्रिकेट नहीं है, तो हम क्या करते थे, हमको इंटरेस्ट भी नहीं खेलने में, मतलब अपना गेम छोड़ के दूसरा गेम खेलने में थोड़ा सा वो लगता है ना। इंटरेस्ट तो बहुत आता है, लेकिन क्या है ना, बड़ी बॉल खेल खेल के छोटी बॉल दिखती नहीं है। प्रॉब्लम ये अधिकतर एथलीट्स के साथ में होता है, मेरे साथ भी है। तो हम क्या करते थे, क्रिकेट से थोड़ा सा वो बॉल लग जाती थी, वो जैसे हॉकी की बॉल हुई, क्रिकेट की बॉल हुई, टेनिस की बॉल हुई ना, वो लग जाती थी, वो दिखती ही नहीं थी, कैच करने के टाइम पे वो रोल होकर आगे निकल जाती थी। तो हम सब क्या करते थे कि हम सब बन जाते थे दर्शक, ठीक है। हम क्या करते थे, मैच का आनंद लेते थे दूर से, बड़ी देख के बहुत चेयर करना, ये सब सब करते थे, लेकिन क्या करते थे, केवल खेलने नहीं जाते थे। तो क्या करते थे, उधर से किसी ने बॉल मारी, फील्डर लगा तो हुआ है, लेकिन क्या है, बॉल तो छोटी सी है ना, इतनी फ्री रहती है, अपने मन मर्जी कहीं भी उचक जाती है। उचक क्या ही, सीधा आपके तरफ क्या करते हैं आप, सबसे पहले गार्ड लगाते हैं, ठीक है। क्या हो गया, दोनों शोल्डर्स को हमने सामने ले आए, दोनों शोल्डर के स्कैपुला जो है अवे फ्रॉम द मिड लाइन मूव किया, और क्या किया, आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। अगर आप इतना भी नहीं, कभी नहीं भी करेंगे फिर भी, लेकिन आप जैसे ही आपकी तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट जो है तेजी से आया, जो आपके नर्वस सिस्टम ने, मतलब जो इधर सब सिस्टम के दादा बैठे हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई बच लो, मतलब चोट लगने वाली है। चाहे आप बचे ना बचे, लेकिन आप अपने को गार्ड करने की कोशिश जरूर करते हैं। कोशिश में सबसे पहले आपका जो गार्ड है वो है आपके लिम्स, है ना। किसी भी पोजीशन में ऐसे 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 सामने यही आते हैं, ताकि जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको हम वहीं पर रजिस्ट कर सकें, उसको रोक दें और हमको इंजरी से बचा लिया जाए, है ना। तो प्रोट्रैक्शन होता है द मूवमेंट ऑफ स्कैपुला अवे फ्रॉम द मिड लाइन। इस तरीके का जो मूवमेंट होता है ना, अवे, ये जो स्कैपुला है, यहाँ पर स्कैपुला की हड्डी, जो फ्लैट बोन भी जिसको बोलते हैं, फ्लैट बोन का काइंड है, तो वो क्या करता है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन मूव करता है, और शोल्डर जो है नैरो हो जाती है ना। तो ये जो मूवमेंट होता है वो प्रोट्रैक्शन कहलाता है। और बैक ऑफ द बैक मूवमेंट ऑफ द स्कैपुला टुवर्ड्स द मिड लाइन, है ना, और स्कैपुला का वापिस अपनी जगह पे जाना, मिड लाइन की तरफ जाना, रिट्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। दूसरी बात, जॉ में भी यह मूवमेंट होता है रिट्रैक्शन और प्रोट्रैक्शन का। हम क्या करते हैं, छोटे बंदर जब आते थे ना, वो दांत दिखाते थे, अजीब अजीब से आवाजें निकालते थे, और जब हम छोटे थे ना, तो हम भी उसको दांत दिखाते थे, ऐसे नहीं, ऐसे, जॉ को आगे निकाल के। चिढ़ाने के बहुत बहुत वैरायटीज होती हैं, छोटे बच्चों से सीखिएगा, कुछ भी करते हैं। तो उसमें से एक मूवमेंट है जॉ को आगे लाना। ये जॉ मूवमेंट है ना, जो डाउन जो टीथ का सेट है ना, हम इसको आगे लाते हैं ये मसल्स के सपोर्ट से, ठीक है। आप लोग भी करके देखिए। तो जब जॉज का अवे फ्रॉम द मिड लाइन जाना, मिड लाइन से दूर जाना या बाहर की तरफ जाना, ये क्या कहलाता है, प्रोट्रैक्शन कहलाता है। और इस जॉ जो बोन है ना, जॉ जो सेट है, उसको जब हम वापस उसकी जगह पे ले आते हैं, तो वो क्या कहलाता है, रिट्रैक्शन कहलाता है। तो कहीं पे भी अगर आपने जॉ में रिट्रैक्शन प्रोट्रैक्शन पढ़ा है और स्कैपुला दिया हो, तो घबराए नहीं। और अगर आपने स्कैपुला पढ़ा है और जॉस का एग्जाम्पल दिया हो, तो भी ना घबराएं। दोनों मूवमेंट मतलब वैलिड हैं और माने जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया रिट्रैक्शन और प्रोट्रैक्शन। बड़ा कंफ्यूजन था, बहुत दिन में दूर हुआ। तो अच्छा हुआ आप लोगों से वापस डिस्कस करने का मौका मिल गया, कंसेप्ट और स्ट्रांग हो गया, ठीक है। तो अब चलते हैं इलेवेशन और डिप्रेशन की ओर।
तो डिप्रेशन वो साइकोलॉजी वाला डिप्रेशन नहीं है, ये फिजियोलॉजी वाला डिप्रेशन है, फिजियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स वाला, ठीक है। फिजियोलॉजी इसीलिए बोला गया क्योंकि इसमें बिना मसल के कोई काम नहीं होता है। क्योंकि एक्शन और फोर्स बोल दिया तो मसल्स तो वर्क करेंगे ही, वैसे तो बॉडी में कोई भी जो मूवमेंट है वो बिना मसल और बोन के सपोर्ट के होता नहीं है ना। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे थे अभी, इलेवेशन और डिप्रेशन, है ना। तो एलिवेट करना मतलब कहाँ होगा, आप बताइए जल्दी से। बहुत सही। तो एलिवेट करना, किसको एलिवेट करना, हाथ को, पैर को, सिर को नहीं, जो शोल्डर जॉइंट है, जो स्कैपुला है ना, तब उसको अप कर देते हैं। ए क्या कर रहे हो तुमको ये चीज का आंसर पता है? ऐसे ही करते हैं ना हम छोटे थे तो यही करते थे। नहीं पता? सिर बाद में हिलाते थे लेकिन पहले नहीं पता। तो ये जो होता था ना, ये बचपन में हम इलेवेशन करते थे, सारे मूवमेंट्स आपने बचपन में कर लिए हैं और क्या हो रहा है, अब हमारी उससे दोस्ती हो रही है ना। तो ऐसा ही है, इसको जब इलेवेट कर दिया, उठा दिया, नीचे कर दिया, डिप्रेस कर दिया, है ना। मोस्टली इलेवेशन डिप्रेशन हम ऐसे ही मूवमेंट पे करते हैं, ठीक है। तो इलेवेशन डिप्रेशन ये हो गया। अगर जो शोल्डर ब्लेड है, अगर उसको हमने क्या किया, मतलब जमीन के ऑपोजिट, सरफेस के ऑपोजिट जब हम उसको उठाते हैं या कान के पास लाते हैं या हेड के पास लेके आते हैं, तो ये क्या कहलाता है, इलेवेशन। और जब हम उसको वापस उसकी जगह पे पुट कर देते हैं या रख देते हैं या वापस अपनी जगह पे ले आते हैं, तो वो क्या कहलाता है, डिप्रेशन। चलिए, ये तो हो गया हमारे फंडामेंटल मूवमेंट्स। अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो फटाफट से एक बार इसका नाम हम ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जस्ट रिकॉल द नेम्स ऑफ द फंडामेंटल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। एनीवन एल्स? नो वन एल्स? ठीक। तो ये थी, ओके। तो ये था, क्या था, फंडामेंटल मूवमेंट्स के परिवार वालों का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे परिवार वालों के साथ और डिश में आगे स्वाद लेते हुए, है ना। तो अब हमने मूवमेंट्स तो देख लिए, अब मूवमेंट्स किसके अंतर्गत होते हैं ये हमको देखना है ना। जैसे कि जो भी साइंटिस्ट थे या जो भी इसके एनालाइजर थे, उन्होंने क्या किया, देखा कि ये वॉक कर रहा है, वो तो देख लिया कि कैसे वॉक कर रहा है और क्यों वॉक कर रहा है। बाद में पता चला कि अरे क्यों वॉक कर रहा है, उसका रीजन तो इतना बड़ा है। तो बाद में उसको एनालाइज किया। तो हम लोग भी उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के पीछे पीछे चलते हैं। पहले तो देख लिया मूवमेंट की क्या क्या होता है, अब देखेंगे कि कैसे कैसे होता है। तो बॉडी में जो भी मूवमेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा एक एक्सिस और प्लेन के अराउंड होते हैं, है ना। जैसे कि लड़कियां रंगोली बनाती हैं, ज्यादा बड़ा गोला बनाना होता क्या करती हैं, एक साइड को एक कोई कील या नेल में, है ना, रस्सी बांध देती हैं। अरे छोड़ो, गर्ल्स पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। चलते हैं ग्राउंड की तरफ। हमको क्या करना होता है, वो बनाना होता है ना। जब ट्रैक बनाते हैं तो स्ट्रैगर बनाना होता है। स्ट्रैगर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक नेल थ्रेड का एक एंड को नेल में बांध देते हैं और क्या करते हैं, नेल को गाड़ देते हैं ना, जमीन पे ठोक देते हैं। और हम क्या करते हैं, उस रस्सी को लंबा कर लेते हैं, उस थ्रेड को लंबा कर लेते हैं, और जैसा जैसा हम उसको घुमाते हैं, वैसा वैसा वो सर्कल में या सर्कुलर मूवमेंट में जो है वो जो भी हम मार्किंग करते हैं वो मार्क होता जाता है, ठीक है। बॉडी के मूवमेंट्स भी वैसे ही हैं। कोई भी मूवमेंट किसी कभी भी जो है एक्सिस के बाहर नहीं जाता है। तो जो वो नेल है हमारी बॉडी का, जिसके अराउंड हमारी बॉडी का जो मूवमेंट है, जो धागे हैं जो मूव करते हैं, जो मार्किंग करते हैं ना, तो उस नेल का नाम है एक्सिस, है ना। एक्सिस वो इमेजिनरी लाइन है, एक्सिस एन इमेजिनरी लाइन इन द बॉडी अराउंड विच ऑल द मूवमेंट्स विल हैपन, ठीक है। इमेजिनरी लाइन है जिसके आसपास सारे मूवमेंट्स होते हैं, तो वो एक्सिस कहलाती है। जब हमारी बॉडी में इमेजिनरी लाइन है, मतलब क्या होंगे, प्लेन्स भी होंगे। इमेजिनरी लाइन है मतलब उसने बॉडी को डाइसेक्ट कर दिया है, बॉडी को बांट दिया है। तो जब बटे हुए हिस्से हैं, उनका भी तो कुछ नाम होगा, तो उन बटे हुए हिस्सों को क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं प्लेन, ठीक है। तो बॉडी में तीन टाइप के एक्सिस होते हैं। जो हमारे फोर फादर थे या जो साइंटिस्ट थे ना, जिन्होंने पूरा पोथी पुराण को स्टेब्लिश किया है, सॉरी, उन्होंने क्या किया है, बॉडी को
ज्यादा दर्द ना देते हुए उन्होंने सिर्फ इसको 3 पार्ट में ही डाइसेक्ट किया, ठीक है। अगर एक बॉडी को हमने, ठीक है, बीच से, मिड लाइन से डाइसेक्ट कर दिया और किस में डिवाइड कर दिया, लेफ्ट विद राइट, है ना। दूसरा कब डाइसेक्ट किया, जब हमने बॉडी को मीडियम से मतलब साइडवर्ड से डाइसेक्ट कर दिया। कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, फ्रंट और बैक, ठीक है। अब उनको तीसरा कट करना था, डाइसेक्ट करना था, कुछ मिला नहीं बेस उनको, तो क्या कर दिए, मिडिल ऑफ द बॉडी से डाइसेक्ट कर दिए, है ना। तो जब उन लोग सर्जरी कर रहे थे ना, तो उनको बॉडी को डाइसेक्ट करने का यही 3 स्टैंडर्ड मिला, ठीक है। तो ये तीनों स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड नाम दे दिया गया। ओ सॉरी सॉरी, आई फॉरगॉट टू ओपन माय माइक। सब फ्री है माइक यूज करने के लिए, तो मेरे को लगता है कि मेरा माइक ऑन ही है, ठीक है। चलिए, तो आगे चलते हैं। एक्सिस के हम एक्सिस कर रहे थे, है ना। तो एक्सिस हमने देखा कि 3 टाइप से बांट दिया गया है। बॉडी में बहुत सारे ऐसे मूवमेंट हैं जो एक ही एक्सिस के अराउंड होते हैं, ठीक है। तो वो मूवमेंट क्या कहलाते हैं, यूनी एक्सियल मूवमेंट्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मूवमेंट है जो बॉडी के दोनों एक्सिस को यूज करते हैं, दो एक्सिस के अराउंड मूवमेंट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बाई एक्सियल मूवमेंट। यस, किसी का माइक ऑन है, कोई कुछ कह रहा था, किन्हीं को कोई डाउट है। चलिए टाइम, हाँ थोड़ा सा कम है, तो हम थोड़ा तेज चलते हैं ना। एक्सिस और प्लेन अभी खत्म कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि बॉडी जो है, जो मूवमेंट बॉडी में, अच्छा, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर आपको एक्सिस और प्लेन नेक्स्ट टॉपिक में करना है, तो हम आज यहीं पे कंक्लूड कर लेते हैं, ओके। तो देखिए, फंडामेंटल मूवमेंट्स, बायोमैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन और इसके इंपॉर्टेंस आप अच्छे से याद कर लीजिए। आप एकदम एकदम फ्रेंडली डिस्कशन हुआ है, तो आप ऐसे ही इसके नोट्स नॉर्मली बना लीजिए जो आपको इतने अंडरस्टैंडिंग हो, और इसको वापस आपको पढ़ना या ज्यादा पढ़ना ना पड़े, ठीक है। और हाँ अजय जी, लॉट ऑफ थैंक्स टू यू ऑल ऑल्सो, ओके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, टेक केयर ऑल ऑफ यू। आप हमारे बहुत प्रिय पड़ोसी हैं, तो इस परिवार के साथ जल्दी अगली क्लास में मुलाकात होगी, ठीक है, और नया डिश लेके। चलो, बाय, गुड नाइट।